हेलो साथियों, मैं योगेश तिवारी। आज बात करने वाले हैं CUT LLB 2022 के आंसर की के बारे में। कई पार्ट में डिवाइड है, जैसे हिंदी, इंग्लिश, उसके बाद GS, कंप्यूटर साइंस, मैथमेटिक्स, लॉजिकल रीजनिंग। तो आज लॉजिकल रीजनिंग के पार्ट के आंसर की के बारे में बात करेंगे। जो CUT ने रिलीज किया था वही आंसर की आपसे साझा करने वाले हैं, वही आपको बताने वाले हैं। पूरा देखने के लिए वीडियो पूरा देखिए, और अभी तक चैनल को अगर नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे CUT से रिलेटेड जितने भी वीडियो आपको दिए जाएं वो आप तक पहुंच जाए आसानी के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। आज पहला वीडियो, उसके बाद फिर हिंदी का आएगा, फिर मैथ में आएंगे, फिर GS GK, और जो भी बचेगा उसका 2-3 वीडियो में अपलोड किया जाएगा बना के। सबसे पहले यहाँ पर वक्तव्य और तर्क की बात करते हैं। स्टेटमेंट और आर्ग्यूमेंट, इसकी बात करते हैं। तो इसमें जो देखा जाता है कि स्टेटमेंट क्या है, क्या स्टेटमेंट जो दिया गया है और जो तर्क दिया उसमें रिलेशन है कि नहीं है। अगर तर्क ठीक है, आपने कुछ बोला तो आप अपने मन से तर्क नहीं लगाना है कि आप जो सोच रहे हो आपके सोचने से नहीं, जो कहा गया है क्या उसके अकॉर्डिंग जो तर्क दिया जा रहा है वो अच्छा है, वो उचित है कि नहीं है, ये देखना होता है। तो सबसे पहला जो स्टेटमेंट दिया गया, क्या भारत को कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहित करने करने के प्रयास करने चाहिए। क्या लगता है आपको, करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? 2 ऑप्शन में हाँ है, एक ऑप्शन में नहीं है। अगर बात की जाए भारत में कुटीर उद्योग की बहुत बड़ी मात्रा में लोग पालन, जैसे मधुमक्खी पालन है, और जो कुटीर उद्योग में आते हैं गांव में जो पालन, मधुमक्खी पालन, मुर्गी पालन, ये सब जो होते हैं कुटीर उद्योग के अंतर्गत आते हैं। तो क्या इससे अब प्रोत्साहित करना चाहिए? बिल्कुल, इसको करना चाहिए। अब करने से क्या होगा उसका तर्क देते हैं। पहला कि हाँ, यह भारत में ग्रामीण बेरोजगारी को कुछ हद तक हल करेगा। बिल्कुल, अगर कोई मधुमक्खी पालन है, कोई मछली पालन करता है, कोई मुर्गी पालन करता है, तो वहाँ से वो अपनी अर्निंग करेगा, और अर्निंग के साधन मतलब वो पैसा वहाँ से इकट्ठा करेगा। तो ये जो कुटीर उद्योग को प्रोत्साहित करेंगे तो इससे मदद ये मिलेगी। ग्रामीण बेरोजगारी जो है वो कुछ हद तक, पूरा तो नहीं लेकिन यहाँ पर कुछ हद तक हल ज़रूर हो जाएगी। और दूसरी बात कहते हैं, हाँ, यह शहरों की ओर अधिक होने वाले अधिक पलायन की समस्या को हल करे। बिल्कुल सही बात है। अगर कुटीर उद्योग को प्रोत्साहित किया जाए तो लोग क्यों बाहर जाएं शहर में कमाने। अपने घर पे अगर बैठे बैठे कोई 10-20 हज़ार कमा रहा है तो वो बाहर क्यों जाएगा कमाने 10-20 हज़ार के लिए। तो इसलिए अगर कुटीर उद्योग को प्रोत्साहित किया जाए, जो MSME की बात करते हैं उसको प्रोत्साहित किया जाए, तो पलायन की समस्या समाप्त क्या मतलब बहुत हद तक जो बेरोजगारी है वो कम हो सकती है, और पलायन भी, लोग अपने घर से बाहर कम जाएंगे। तीसरा तर्क देते नहीं, भारत की प्रोत्साहित नहीं करनी चाहिए। क्यों नहीं करनी चाहिए उसको बताते हैं कि भारत की जनसंख्या इतनी बड़ी है, आपूर्ति के लिए मांग को पूरा करना बहुत कठिन है। एक बात तो ठीक है, अगर MSME को बढ़ाया जाए तो उनकी जो मांग है उसको भी पूरी की जा सकती है। तो ये तर्क गलत है कि प्रोत्साहित नहीं करना चाहिए। बिल्कुल प्रोत्साहित करना चाहिए। अगर प्रोत्साहित नहीं किया जाएगा तो उनकी आपूर्ति, जो मांग है वो पूरी नहीं होगी। अगर प्रोत्साहित किया जाएगा जो उनकी मांग है वो पूरा हो सकता है ग्रामीण उद्योगों से या कुटीर उद्योगों के द्वारा। तो 2 तर्क इसमें से सही हैं। दोनों तर्क की बात करें तो इसमें पहला ऑप्शन है, दूसरा ऑप्शन है और तीसरा ऑप्शन, दोनों तर्क A और 2 सशक्त हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 सही आंसर है, राइट आंसर है। मतलब इस ऑप्शन नंबर C की बात करें तो इसमें जो C दिया गया है, ऑप्शन नंबर C मतलब तीसरा। फिर आगे 2 नंबर क्वेश्चन में है, इसमें भी वही चीज़ है कि क्या व्यक्तिगत मामलों में किसी प्रसिद्ध अभिनेता को निजता का अधिकार होना चाहिए। तर्क देते हैं हाँ, व्यक्तिगत मामलों में किसी प्रसिद्ध अभिनेता को समाज के किसी भी अन्य सदस्य की तरह निजता का अधिकार मिलना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। अगर कोई प्रसिद्ध अभिनेता है तो क्या उसकी निजता का हनन करोगे? नहीं करोगे, नहीं करना चाहिए ना। उसको भी अधिकार होना चाहिए, जो अपनी बात वो नहीं बताना चाहता उसको ना रिवील किया जाए। तो पहला भी तर्क यहाँ पर उचित है। अगर दूसरे की बात करें तो नहीं, नहीं, क्या निजता का क्या किसी को निजता का अधिकार नहीं है? नहीं। अगर यहाँ पर नहीं, ये वैसे भी गलत है, तीसरा भी नहीं है तो ये भी गलत है। तो ऑप्शन नंबर इसमें बात करें तो पहला ही सही है। पहला तर्क केवल एक तर्क से सकता है, ऑप्शन नंबर A।
उसके अलावा अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। 83 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, 2 वक्तव्य दिए गए हैं। पहला वक्तव्य है कि पिछले 5 वर्षों में ज़िले में जन्म दर कम हो रही है। ठीक है। फिर दूसरा वक्तव्य देते हैं, क्या वो इससे रिलेटेड है, यही इसमें देखना है कि दोनों अलग अलग हैं। तो पिछले 5 वर्षों में ज़िले में जन्म दर हो रही है। जन्म दर कम क्यों होगी? क्योंकि लोग पढ़ लिख लेंगे, ज़्यादा शिक्षित हो जाएंगे, समझने लगेंगे, इसलिए जो जन्म दर होगा वो कम होने के चांसेस हैं। दूसरा वक्तव्य जो दिया गया है यहाँ पर, सेकंड वाला स्टेटमेंट जो कहा गया, अशिक्षित गरीबों के बीच जिला प्रशासन ने व्यापक तौर पर घर घर जाकर परिवार नियोजन अभियान चलाया। बिल्कुल सही बात है। परिवार पहले क्या करेंगे, परिवार नियोजन अभियान चलाया होगा उन्होंने। जो अशिक्षित लोग हैं कि परिवार का नियोजन मतलब है ज़्यादा जनसंख्या वृद्धि ना हो, इसके लिए उन्होंने परिवार नियोजन अभियान चलाया कि आप जितने पाल सकते हो, जितने बच्चों का सेवा कर सकते हो, उतने ही बच्चे आप रखें, ज़्यादा जन्म न दें। इसलिए जन्म दर कम हो रही है क्योंकि उनको जानकारी मिले, परिवार नियोजन करना है, अपने साथ साथ अपने बच्चों का भी भरण पोषण कर सकें, इतना कैपेसिटी होनी चाहिए। तो जो पहला सेकंड वक्तव्य की बात करें, इसमें जो सेकंड वक्तव्य है वो कारण है ना, वही रीजन है। पहले परिवार नियोजन अभियान चलाया गया, तभी उसका प्रभाव क्या हुआ, जब चलाया गया अभियान तो उसका प्रभाव हुआ कि जो जन्म दर है वो कम होने लगी। तो यहाँ पर जो सेकंड है, जो पहला जो सेकंड है वो कारण हुआ, और उसका जो प्रभाव कौन सा है, उसका प्रभाव हुआ कि जन्म दर कम हो गई। ऑप्शन नंबर इसमें दूसरा, यानी ऑप्शन नंबर बी, ये वाला सही वक्तव्य सेकंड स्टेटमेंट सेकंड रीजन है, और स्टेटमेंट सेकंड उसका इफेक्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 84, निम्नलिखित प्रश्न में 2 वक्तव्य दिए गए हैं, सेम क्वेश्चन है। गोली आकार में न्यूनतम संभव पृष्ठ क्षेत्रफल और उच्चतम पृष्ठ तनाव होता है। वर्षा बूंदें गोली आकार की होती हैं। तो वर्षा की बूंदें गोली आकार की होती हैं। क्यों गोली आकार की होती हैं? क्योंकि उसमें उसका जो पृष्ठ तनाव है, क्षेत्रफल और जो पृष्ठ तनाव है वो उच्च होता है। जो पृष्ठ तनाव है यहाँ पर पहला जो दिया गया है, कारण है कि गोली आकार में वर्षा की बूंदें गोली क्यों होंगी, गोली होती देखते हो क्यों होती, उसका रीजन क्या है होने का। वर्षा की बूंदें गोली आकार की होने की रीजन क्या है, उसके पीछे का कारण क्या है? तो कारण ये निकल के आता है कि जो गोली आकार के बूंदें होती हैं उसका जो न्यूनतम पृष्ठ क्षेत्रफल, उसका न्यूनतम संभव पृष्ठ क्षेत्रफल और उच्चतम पृष्ठ तनाव जो होता है वो हाई होता है, और जो क्षेत्रफल होता है वो कम होता है, इसलिए वर्षा की बूंदें गोली होती हैं। नंबर 1 जो है कारण है, और उसका जो प्रभाव बनता है वो वर्षा की बूंदें पर पड़ता है, वो किसी भी बूंद पर पड़ेगा। अगर आप बूंद डालते हो तो वो जल्दी फैलती नहीं है। रीजन क्या है? उसका पृष्ठ तनाव ज़्यादा है और क्षेत्रफल कम होता है। तो ऑप्शन नंबर इसमें से पहला सही है। ऑप्शन नंबर वक्तव्य 1 कारण है और 2 उसका प्रभाव है। क्वेश्चन नंबर 85, किसी छड़ी का आंशिक रूप से पानी में डूबा हुआ हिस्सा मोड़ा हुआ प्रतीत होता है। किसी छड़ी को आप पानी में डालते हो, आप बचपन में किए होंगे कि वो नीचे अगर देखोगे तो वहाँ पर उठा हुआ या मुड़ा हुआ प्रतीत होता है, मतलब ज़मीन में छुआ नहीं रहता है। और दूसरा क्या देते हैं कि पानी का कुंड अपनी वास्तविक गहराई से कम प्रतीत होता है। दोनों क्या हैं? एक तो वो डूबा हुआ हिस्सा मुड़ा हुआ क्यों प्रतीत होगा? क्योंकि गहराई जो है उसकी बहुत अधिक नहीं पता चलती है, इसलिए वो अपनी गहराई में नहीं जा पाता है, इसलिए वो मुड़ा हुआ प्रतीत होता है कि गहराई में पहुंच गया इसलिए वो मुड़ गया है। ये रीजन ही है। और इसका रीजन क्या हो सकता है? ऐसा मतलब कोई छड़ी पानी में डालोगे मुड़ता क्यों, इसका रीजन क्या है वो नहीं दिया गया है। और पानी का कुंड अपनी वास्तविक गहराई से कम गहरा प्रतीत होता है क्यों?
क्यों नहीं दिया गया है? तो इसका कोई कारण है नहीं, ना तो एक ना तो दो, कोई कारण नहीं है। किसी और के कारण के प्रभाव हैं कि कोई कारण होता है कि किस पानी में डाली हुई चीज़ें या पानी में दिखने वाली चीज़ें अपनी वास्तविक गहराई से कम ही प्रतीत होती हैं, और वो पेंसिल डालो या पेन डालो कुछ भी होती है वो मुड़ी हुई दिखाई देती हैं और अपने मतलब एकदम धरातल तक डूबी नहीं छूती हैं। तो ये इसका रीजन नहीं दिया गया है। तो ये दोनों क्या हैं? प्रभाव हैं। तो ऑप्शन नंबर 4, दोनों वक्तव्य 1 और 2 एक ही कारण के प्रभाव हैं। जो साइंस के बच्चे होंगे इसका रीजन जानते हैं कि ऐसा क्यों होता है। 86 नंबर, 86 में है, निम्नलिखित में से दो वक्तव्य एक और छोटे और व्यक्तिगत व्यवसायों के लिए सूक्ष्म वित्त महत्वपूर्ण है। सेकंड वाला जो वक्तव्य दिया गया है उसमें प्रमुख संस्थानों से उपलब्ध परंपरागत वित्तीय संसाधनों तक छोटे और व्यक्तिगत व्यवसायों की पहुंच होती है। प्रमुख संस्थानों में उपलब्ध परंपरागत वित्तीय संसाधनों तथा छोटे व्यक्तिगत व्यवसायों की पहुंच होती है, और इसीलिए छोटे और व्यक्तिगत व्यवसायों के लिए सूक्ष्म वित्त महत्वपूर्ण है। तो इसमें जो 2 है वो कारण है, और इसका प्रभाव क्या होता है कि सेकंड कि अगर उसमें छोटे जो व्यवसायिक व्यक्तिगत व्यवसाय हैं उनको सूक्ष्म वित्त भी उनके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। तो ऑप्शन नंबर इसमें मतलब दूसरा जो है कारण है उसका प्रभाव 1 पर पड़ रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी। 87 नंबर, यहाँ पर एक वक्तव्य दिया गया है, एक निष्कर्ष दिया गया, मतलब एक स्टेटमेंट है और एक कंक्लूजन है। इसकी बात करें तो आपको जो निष्कर्ष निकालना पड़ेगा, जो स्टेटमेंट में दिया रहेगा उसके अकॉर्डिंग ही अगर निष्कर्ष है तब तो सही है। अगर उससे हटकर कोई निष्कर्ष निकाल लोगे, अपने मन का निकाल लोगे, तो वो गलत हो जाएगा। तो निष्कर्ष में ध्यान देना है कि जो स्टेटमेंट में कहा गया है क्या वो निष्कर्ष में है। अगर है तो ठीक है, नहीं है तो निष्कर्ष गलत होंगे। जैसे कि आप कोई इससे लिखते हो, अंत में निष्कर्ष में क्या लिखते हो? जो आपने पूरा इससे लिखा है उसका ही एक कंक्लूजन, उपसंहार बोलते हैं, कंक्लूजन बोलते हैं या निष्कर्ष बोलते हैं, उसका निष्कर्ष निकाल के लिखते हैं। मैंने मुझे ये लिखने पर ये पता चला, अंत में ये निष्कर्ष निकलता है, 2 लाइन में लिखा जाता है। वही चीज़ है कि वक्तव्य दिया गया उसका निष्कर्ष क्या होगा वो बताया जा रहा है। तो स्टेटमेंट में क्या दिया गया है? पृथ्वी 24 घंटे में 360 देशांतर का घूर्णन करती है। ये आपको सत्य मानना है स्टेटमेंट, उसके अकॉर्डिंग ही निष्कर्ष देखना है, कंक्लूजन देखना। पहला कंक्लूजन, जिन 2 जगहों में 15 देशांतर का अंतर होता है उनके समय में 1 घंटे का अंतर होता है। अब यहाँ पर आपको थोड़ी जानकारी होनी चाहिए भूगोल की कि अगर 1 डिग्री देशांतर की बात करें तो 4 मिनट घूमता है। 1 डिग्री देशांतर इक्वल टू, अगर 1 डिग्री देशांतर की बात करें तो 4 मिनट के बराबर होता है। यानी 15 डिग्री देशांतर की बात कर रहे हैं तो कितना चलेगा वो? 15 चौका 60 मिनट घूमेगा, और 60 मिनट मतलब 1 घंटा। तो पहला जो कंक्लूजन दिया गया है वो कथन का या वक्तव्य का या स्टेटमेंट का अनुसरण करता है, उसको फॉलो करता है कि हाँ, पृथ्वी अगर 24 घंटे में पृथ्वी 360 देशांतर घूमती है तो 15, नहीं तो यहाँ से आप निकाल लोगे ना, 24 घंटे में डिवाइड करो 360 में, पता चल जाएगा वहाँ से। तो 2 जगहों के बीच की देशांतर में 15 डिग्री का अंतर है तो उनके समय में 1 घंटे का अंतर होगा। अगर बात करें अपने यहाँ भारत में तो पूर्वोत्तर से और पश्चिमोत्तर में 2 घंटे का अंतर है। अहमदाबाद और अरुणाचल प्रदेश में 2 घंटे का अंतर होता है। देशांतर भी आप वहाँ पर देख सकते हैं कि कितने का देशांतर, मतलब जब देशांतर में चौड़ाई याद करेंगे, मतलब पूरब से पश्चिम जाएंगे तो वहाँ पर देशांतर में भी अंतर दिखता है।
अगला बात करें, दूसरा निष्कर्ष दिया गया, यदि कोई व्यक्ति 180 देशांतर पूरब से पश्चिम यात्रा करता है तो उसे एक दिन की क्षति होती है। सही बात है। क्या ऐसा होगा? यदि कोई व्यक्ति 180 देशांतर पूरब से पश्चिम जाता है तो उसे एक दिन की क्षति होती है। ठीक है, क्योंकि जैसे जैसे हम पूरब जाते हैं, मतलब पश्चिम की, जैसे जैसे हम पूरब की ओर जाते हैं वैसे बढ़ता जाता है, क्योंकि लंदन कहाँ है? लंदन जहाँ कहाँ है? पश्चिम में। पश्चिम में लंदन है, वहाँ से हम लोग कितने 5.5 घंटे आगे हैं। अगर अपने देश की बात करें तो यहाँ पर जो अरुणाचल प्रदेश और अहमदाबाद की बात करें तो अहमदाबाद में जल्दी सूर्यास्त लेट होता है, क्योंकि यहाँ पर देर से उगता है, तो यहाँ पर दिन की क्षति होती है, दिन में कमी होती है। और पूर्वांचल की बात करें, यानी कि अहमदाबाद की, सॉरी, अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो वहाँ पर जल्दी सूर्योदय होता है, तो वहाँ पर दिन जल्दी उगता है। तो अगर 180 देशांतर कोई घूमता है तो एक दिन की क्षति होगी। तो ऑप्शन नंबर दोनों से, मतलब पहला और दूसरा दोनों अनुसरण करते हैं। तो इसमें ऑप्शन नंबर 2 होगा। ऑप्शन नंबर इसमें पहला और दूसरा, मतलब ऑप्शन नंबर जो दोनों का अनुसरण करता है, दोनों निष्कर्ष पहला और दूसरा दोनों फॉलो करते हैं। ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 88। क्वेश्चन नंबर, यहाँ पर वक्तव्य और निष्कर्ष इसमें भी दिया गया है। पहला वक्तव्य स्टेटमेंट की बात करें तो जब कोई व्यक्ति अत्यधिक ठंडे तापमान के प्रभाव से लंबे समय तक रहता है तो वह स्पष्ट चिंतन और अच्छी तरह गतिमान होने में अक्षम हो जाता है। तो निष्कर्ष देते हैं कि पहला निष्कर्ष जो निकलता है, जब कोई शरीर ऊष्मा उत्पन्न होने की गति से ऊष्मा खोने लगता है तो इससे शरीर की संचित ऊर्जा समाप्त होने लगती है। क्या ये सही है? मतलब जो निष्कर्ष बता रहे हैं, जो अगर स्टेटमेंट दिए हैं, क्या निष्कर्ष स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग निष्कर्ष दिया गया है? ये आपको देखने वाली बात होती है। क्वेश्चन नंबर 88। उसके बाद फिर अगला बात करें तो शरीर का अत्यंत निम्न तापमान मस्तिष्क को प्रभावित करता है। ऐसा तो नहीं होता है कि शरीर का अत्यंत निम्न तापमान मस्तिष्क को प्रभावित करे। और दूसरा जो पहला स्टेटमेंट दिया गया, कंक्लूजन दिया गया है, जब कोई शरीर ऊष्मा उत्पन्न होने की गति से तीव्रतर गति से ऊष्मा खोने लगता है तो इससे शरीर की संचित ऊर्जा समाप्त होने लगती है। ऐसा भी नहीं होता है। तो इसमें ना तो पहला आंसर कर रहे हैं और ना तो दूसरा नंबर, इसमें 4 यानी डी ऑप्शन सही है। तो अब थोड़ा स्पीड बढ़ाते हैं, क्वेश्चन पढ़ते हैं और चलते जाते हैं। वक्त अब मतलब क्वेश्चन नंबर 89 है। 89 की बात करें जिसमें दिया गया है वक्तव्य, 18 वर्ष से अधिक आयु वाले बच्चों के लिए अभिभावक कानूनी तौर पर उत्तरदायी नहीं है। वक्तव्य दिया गया, स्टेटमेंट दिया गया और पूर्वधारणा है, एग्जेप्शन है। एग्जेप्शन, जब बच्चे वयस्क हो जाते हैं तो उनकी जिम्मेदारी लेने में अभिभावक अक्षम हो जाते हैं। सही बात है। क्या ऐसा होता है? नहीं तो। नंबर 2, वयस्क होने के समय तक बच्चे परिपक्व हो जाते हैं और इस तरह अपनी स्वयं की जिम्मेदारी लेने और निर्णय करने में सक्षम हो जाते हैं। क्या ये दोनों जो वक्तव्य दिया गया उसमें पूर्वधारणाएं निहित हैं, अंतर्निहित हैं? क्वेश्चन नंबर 90 दोनों। क्वेश्चन नंबर 89 है। क्वेश्चन नंबर 89 है तो इसमें बात करें तो क्वेश्चन पूर्वधारणा दिया गया है 2 और इसमें ऑप्शन नंबर
पहली बात करते हैं, जब बच्चे वयस्क हो जाते हैं उनकी जिम्मेदारी लेने में अक्षम हो जाते हैं, ये तो नहीं, ये तो गलत बात है। वयस्क होने के समय तक बच्चे परिपक्व हो जाते हैं, हाँ कुछ हद तक परिपक्व हो जाते हैं, और इस तरह अपनी स्वयं की जिम्मेदारी लेने और निर्णय लेने में सक्षम हो जाते हैं। तो अगर कोई गलती करता है तो 18 वर्ष के बाद बच्चों को ही सज़ा मिलती है, उनके परिवार या उनके आसपास जो बच्चे मतलब दादा दादी मम्मी पापा हैं उनको सज़ा उस चीज़ की नहीं दी जाती है। तो कहते हैं ना, वयस्क हो जाते हैं बच्चे, वयस्क को आप स्वयं निर्णय ले सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो इसमें दूसरा जो है तो अंतर्निहित है, मतलब ऑप्शन नंबर 2 यानी बी ऑप्शन नंबर इसमें से सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 90 में वक्तव्य है, पूर्वधारणा है, शराब और नशीले पदार्थों के प्रभाव से वाहन चलाना कानून द्वारा प्रतिबंधित है। पूर्वधारणा दी गई है, तो इसमें आप पहला है, दूसरा है, इसमें सिर्फ आपको आंसर बताते हैं आंसर कौन सा होगा। उसके बाद इसमें आंसर नंबर 90 का है, 90 का डी होगा, दोनों अंतर्निहित उसमें है, ऑप्शन नंबर 90 का डी। उसके बाद 91 चलते हैं। 91 की बात करें तो इसमें जो दिया गया है वक्तव्य और निष्कर्ष है, ऊष्मा धारण करने में रेत बहुत अच्छी होती है। तो पहला स्टेटमेंट, पहला कंक्लूजन दिया है, दिन के समय रेतीले रेगिस्तान बहुत गर्म होते हैं जब रेत हवा में ऊष्मा छोड़ती है और सूर्य द्वारा पुनः ऊष्मित कर दी जाती है। इसमें सही बात है, रेतीले रेगिस्तान रात में बहुत ठंडे होते हैं और जब रेत हवा में ऊष्मा छोड़ती है और सूर्य पुनः ऊष्मित नहीं की जा सकती है। जब रेत में ऊष्मा छोड़ती है तो सूर्य द्वारा पुनः ऊष्मित नहीं की जा सकती है। दोनों बात उसको ऊष्मा धारण करने में रेत बहुत अच्छी नहीं होती, दोनों चीज़ें ये क्या कर रहे हैं, निष्कर्ष सही है। दिन में रेतीले बहुत गर्म होते हैं और जब रात होती है तो ठंडे हो जाते हैं। इस कारण से आंसर जो करता है ऑप्शन 1 और ऑप्शन 2 दोनों होगा। 92 क्वेश्चन नंबर, वक्तव्य पूर्वधारणा स्टेटमेंट है एजप्शन। स्टेटमेंट है, विद्यालय एक निश्चित त्रिज्या के अंतर्गत रहने वाले बच्चों को प्रवेश देते हैं। पूर्वधारणा, बच्चों के घर उनके विद्यालयों से जितने निकट होते हैं विद्यालय को निःशुल्क ग्रहण करना उतना ही आसान होता है। ऐसा कोई कारण है, ऐसा कोई चीज़ होता है नहीं। ऑप्शन नंबर जो पूर्वधारणा दूसरी है, बच्चों के घर उनके विद्यालय के जितने निकट होते हैं विद्यालयों के लिए चिकित्सा संबंधी आपात स्थिति में बच्चों को उनके घर पहुंचाना उतना ही आसान होता है। तो ये दोनों जो पूर्वधारणाएं हैं वो कथन में अंतर्निहित नहीं है। ऑप्शन नंबर 3 ना तो 1 और ना ही 2 अंतर्निहित है। क्वेश्चन नंबर 93 में दिया गया जो संबंध है हृदय रोग विशेषज्ञ का हृदय से वही फुसफुस विशेषज्ञ का निम्न में से किससे है। अब हृदय रोग जो हृदय का डॉक्टर हृदय से संबंधित देखेगा और जो फुफ्फुस विशेषज्ञ है वो अपना गुर्दा से देखेगा कि फेफड़े से, हड्डियाँ देखेंगे कि अग्ना से देखेगा। इंग्लिश में किडनी, लंग्स, बोन और पैंक्रियाज इससे देखेंगे। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो आपका 93 है उसमें ऑप्शन नंबर डी यानी लंग से जो भी फुसफुस विशेषज्ञ है, पल्मोनोलॉजिस्ट हैं, वो लंग से संबंधित कमियों को देखेंगे। तो ऑप्शन नंबर इसमें डी वाला। 94 क्वेश्चन नंबर 94, जो संबंध पुष्प कृषि का है, कृषि का पुष्प से है वही संबंध रेशम कीट का निम्न से है। तो ऑप्शन नंबर 1 है सब्जियां, बीज, दूध और रेशम। रेशम कीट का पालन निम्न से किससे, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, तो रेशम का है ऑप्शन नंबर 4 डी। उसके बाद अगला चलते हैं 95 जो संबंध गल्प का साहित्य से है वही संबंध अनुप्रास का अलंकार से है। गल्प होता है कहानी, गल्प के किसको बोलते हैं, कहानी को।
और अनुप्रास का संबंध किससे होता है? अलंकार से। ऑप्शन नंबर 4 डी ऑप्शन नंबर। 95 क्वेश्चन, 96 क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्न में से कौन एक सम अनुरूप समूह बनाते हैं? समानुरूप समूह बनाते हैं। नृत्य, ओपेरा, चित्रकला, नाटक, वाद्य संगीत। इसमें कौन से समरूप हैं? ए नृत्य, चित्रकला समानुरूप समूह बनाते हैं। नृत्य, उसके बाद चित्रकला, ओपेरा, नाटक, वाद्य संगीत। नृत्य, ओपेरा, चित्रकला, नाटक, वाद्य संगीत समानुरूप समूह बनाते हैं। इसमें वाद्य संगीत, नाटक, ई वाद्य संगीत और नृत्य, नाटक और बी चित्रकला यानी ओपेरा। चित्रकला अलग है। इसमें जो आंसर दिया गया था वो ऑप्शन नंबर 3 था यानी सी। और ये जहाँ तक गलत लगता है, समरूप रूप जो बनाते हैं इसमें से, तो ओपेरा तो अलग चीज़ हो जाती है। उसके बाद सभी ऑप्शन मतलब ए सी डी ई होना चाहिए, लेकिन जो आंसर की में आया था वो था सी। मतलब इसमें से ओपेरा सी चित्रकला नहीं था। तो अगला क्वेश्चन चलते हैं 97 पे। 97 निम्नलिखित में से कौन एक समरूप समूह बनाते हैं? इसमें है एंथ्रेसाइड, ग्रेफाइट, पीट, फ्लिंट और बिटमनी। फ्लिंट जो है अलग हो जाएगा। और ऑप्शन नंबर 1 इसमें फ्लिंट नहीं होगा। और एंथ्राइड, ग्रेफाइट, पीट और बिटमनी ये सब लोहे के प्रकार ही होते हैं, मतलब वो क्या कार्बन के ही प्रकार माने जाते हैं। 98 क्वेश्चन नंबर। निम्नलिखित में से कौन से समरूप समूह बनाते हैं, मतलब कंसिस्टेंट ग्रुप बनाते हैं? हाइड्रोमीटर, बैरोमीटर, थर्मोमीटर, किलोमीटर और ग्लूकोमीटर। तो इसमें 98 में ऑप्शन नंबर बी, मतलब ए बी सी डी सी ई, ए बी सी ई। किलोमीटर अलग है, ऑप्शन नंबर दूसरा। किलोमीटर यहाँ से अलग है। उसके अलावा 99 नंबर, यदि निम्नलिखित वक्तव्य सत्य है, तो ये सारे कवि आदर्शवादी हैं, कुछ आदर्शवादी दार्शनिक हैं, कुछ कवि दार्शनिक नहीं हैं, तो निम्न से वक्तव्यों को सत्य माना जा सकता है। सिर्फ आंसर बात करते हैं, जब इसको क्वेश्चन पे आएगा तो वहाँ पर आपको एक क्वेश्चन कराया जाएगा। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो होगा वो 99 का ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी मतलब तीसरा, केवल ए और सी। उसके बाद 100 नंबर क्वेश्चन सेम यही, मतलब लॉजिकल रीजनिंग में है, सिलोजिज्म बोलते हैं, सिलोजिज्म से है। उसके बाद 100 नंबर क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर डी होगा, यानी ऑप्शन नंबर 4 बी और डी। सारे सांप सरीसृप हैं, कुछ सांप विषैले प्राणी होते हैं, लेकिन कुछ सांप प्राणी सांप नहीं होते, कुछ विषैले प्राणी सांप नहीं होते हैं। तो निम्नलिखित में से किन वक्तव्यों को सत्य माना जा सकता है, ये है। तो आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। जो भी और क्वेश्चन मतलब टॉपिक बचे हुए हैं उनसे रिलेटेड आपको वीडियो जल्द ही उपलब्ध कराया जाएगा। चैनल पे बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।